अमीर और गरीब के बीच फर्क पैसा नहीं होता, फर्क होता है सोच का। ये एक ऐसी लाइन है जो हम सब ने कहीं ना कहीं सुनी तो है, पर इसका असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक कहने की बात है या इसके पीछे कोई गहरी सच्चाई छिपी है? ये शायद सबसे गहरी सच्चाई है जब बात पैसे की आती है। और ये सोच ना स्कूल सिखाता है, ना कॉलेज, और ना ही कोई नौकरी। ये एक ऐसी समझ है जो अंदर से आती है, हमारे अनुभवों से, हमारी परवरिश से, और पैसे के साथ हमारा जो रिश्ता है उससे बनती है। हम सब पैसे के बारे में सोचते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हम पैसे के बारे में कैसे सोचते हैं, और सारा खेल वहीं पर है। बिल्कुल, और इसी सोच का फर्क हमें अक्सर देखने को मिलता भी है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो लाखों कमाते हैं पर हमेशा एक अजीब सी बेचैनी में रहते हैं, और वहीं कुछ लोग हैं जिनकी कमाई शायद उतनी नहीं है पर वे ज्यादा शांत और खुश नजर आते हैं। क्या ये सब सिर्फ मानसिकता का खेल है? काफी हद तक। देखिए, आज की हमारी चर्चा किसी फॉर्मूले या जल्दी अमीर बनने की टिप्स के बारे में नहीं है। हम पैसे से जुड़े हमारे व्यवहार और मनोविज्ञान की परतों को खोलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आर्थिक सफलता इस बात पर सिर्फ 15% ही निर्भर करती है कि आप कितना जानते हैं। 85% इस बात पर कि आप व्यवहार कैसा करते हैं। ज्ञान तो सबको है, पर व्यवहार पर नियंत्रण कुछ ही लोगों का है। सही कहा। और मुझे ये बात बहुत दिलचस्प लगती है कि हमारे पैसे से जुड़े फैसले अक्सर लॉजिक से नहीं बल्कि डर, लालच, अहंकार और हमारी परवरिश से प्रभावित होते हैं। जैसे भारत में एक मध्यम वर्गीय परिवार में आज भी सोना खरीदना सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता है, क्योंकि हमारे बड़ों ने हमेशा यही सिखाया है ना? बिल्कुल। या फिर क्रेडिट कार्ड से एक तरह का डर, क्योंकि हमने अपने आसपास लोगों को कर्ज में डूबते देखा है। ये सब हमारे मनी स्क्रिप्ट्स हैं। मतलब पैसे को लेकर हमारी वो गहरी मान्यताएं जो बचपन से हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं और हमारे सारे वित्तीय फैसले चलाती हैं बिना हमें पता चले। अमीर बनना आपकी डिग्री या आपकी सैलरी पर उतना निर्भर नहीं करता जितना आपकी इस मानसिकता को समझने और बदलने पर करता है। तो चलिए आज इसी पर गहराई से बात करते हैं। वो कौन से मनोवैज्ञानिक नियम हैं जो दौलत बनाने और शायद उससे भी ज्यादा जरूरी उसे बनाए रखने की नींव है? चलिए पहले नियम से शुरू करते हैं, जो शायद सबसे सरल है लेकिन सबसे शक्तिशाली भी। असली दौलत मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। ये सुनने में बहुत सीधा लगता है, पर आज की दुनिया में इसे मानना सबसे मुश्किल है। हम एक इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन के दौर में जी रहे हैं। हमें 2 मिनट में नूडल्स चाहिए, 1 दिन में डिलीवरी चाहिए, तो हम अपने निवेश को 10 या 20 साल तक कैसे इंतजार करने दें? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही वो मनोवैज्ञानिक बाधा है जिसे पार करना है। जल्दी अमीर बनने की चाहत, जिसे हम गेट रिच क्विक सिंड्रोम कहते हैं, अक्सर सबसे बड़े नुकसान का कारण बनती है। हमारी सोच वो तुरंत परिणाम चाहती है। गरीब मानसिकता आज पैसा लगाती है और कल सुबह उठकर अपना पोर्टफोलियो देखती है। अमीर मानसिकता आज पैसा लगाकर उसे दशकों तक भूल जाती है। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है वॉरेन बफे। उनकी 95% से ज्यादा दौलत उनके 60वें जन्मदिन के बाद बनी। मतलब उनकी सफलता का राज सिर्फ अच्छा निवेशक होना नहीं था, बल्कि लंबे समय तक निवेशक बने रहना था। बिल्कुल, ये कोई चमत्कार नहीं था। ये उनके धैर्य और कंपाउंडिंग की शक्ति पर अटूट विश्वास का नतीजा था। छोटे छोटे निवेश जब दशकों तक चक्रवृद्धि ब्याज के साथ बढ़ते हैं तो वे एक विशाल संपत्ति बन जाते हैं। कंपाउंडिंग का पहला नियम ही यही है कि इस प्रक्रिया को कभी बिना किसी बड़ी वजह के तोड़ा ना जाए। इसे समय देना पड़ता है, जैसे एक छोटे से बीज को पेड़ बनने में लगता है। आप उसे हर रोज खोदकर नहीं देख सकते कि वो कितना बड़ा हुआ। लेकिन जब हम अपने आसपास लोगों को नई गाड़ियां लेते, महंगी जगहों पर छुट्टियां मनाते देखते हैं, तो ये धैर्य रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक फोमो होने लगता है, मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। और मुझे लगता है यहीं से दूसरा नियम जुड़ता है। हाँ, आपका यह अवलोकन हमें सीधे दूसरे नियम पर ले आता है, जो शायद आज के दिखावे के समाज के लिए सबसे प्रासंगिक है। अहंकार कम, दौलत ज्यादा। हमें ये समझना होगा कि अमीर दिखना और अमीर होने में जमीन आसमान का अंतर है। इसे थोड़ा और समझाइए। अमीर दिखना मतलब महंगी कारें, डिजाइनर कपड़े? हाँ, अमीर दिखना वो पैसा है जो आप खर्च कर चुके हैं। दौलत वो पैसा है जो दिखाई नहीं देता। वो पैसा जो निवेश किया गया है, बचाया गया है और जो आपके लिए काम कर रहा है। जो पैसा महंगी कार, लेटेस्ट फोन और घड़ियों पर खर्च हो गया, वो दौलत नहीं है, वो खर्च है। वो आपकी दौलत को बढ़ा नहीं रहा,
घटा रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक व्यक्ति जो हर साल नया फोन और महंगी कार ईएमआई पर लेता है ताकि समाज में अपनी हैसियत दिखा सके, वो असल में अपनी दौलत कम कर रहा है। जबकि दूसरा व्यक्ति जो शायद साधारण जीवन जीता है लेकिन हर महीने चुपचाप अपनी बचत को इन्वेस्ट करता है, वो अमीर बन रहा है। बिल्कुल। 10 साल बाद कौन ज्यादा अमीर होगा, इसका जवाब साफ है। गरीब मानसिकता अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा अपने अहंकार को संतुष्ट करने पर खर्च करती है। वो लोगों को ये दिखाना चाहती है कि वो सफल है। अमीर मानसिकता जानती है कि सच्ची दौलत खामोशी में बनती है। वो अपने अहंकार और अपनी कमाई के बीच के अंतर को बचाती है और निवेश करती है। बचत करना असल में आपके अहंकार और आपकी आय के बीच का गैप ही तो है। जितना बड़ा गैप उतनी ज्यादा दौलत। ये तो बहुत शक्तिशाली विचार है। तो हमने धैर्य और अहंकार पर नियंत्रण की बात की, लेकिन मैंने कई ऐसे लोग देखे हैं, खासकर बिजनेस में, जो बहुत पैसा कमाते हैं, उनमें धैर्य भी होता है और शायद अहंकार भी नहीं, लेकिन फिर भी वो सब कुछ गवा देते हैं। ऐसा क्यों होता है? आपका सवाल हमें तीसरे नियम पर लाता है, जो इन दोनों से ज्यादा सूक्ष्म है। पैसा कमाना एक विज्ञान है, पर उसे बनाए रखना एक कला है। इसका मतलब यह है कि पैसा कमाने के लिए जो मानसिकता चाहिए, वो उसे बनाए रखने वाली मानसिकता से बिल्कुल अलग है, बल्कि कई बार उल्टी होती है। उल्टी? वो कैसे? देखिए, पैसा कमाने के लिए आपको जोखिम लेना पड़ता है, आशावादी होना पड़ता है और मौकों को पहचानकर उन पर दांव लगाना पड़ता है। आपको बाहर निकलकर दुनिया को जीतना होता है। लेकिन पैसा बनाए रखने के लिए आपको इसका ठीक उल्टा करना पड़ता है। आपको विनम्र होना पड़ता है, थोड़ा डरना पड़ता है और ये सोचना पड़ता है कि जो मिला है वो एक झटके में छिन भी सकता है। अच्छा, तो जो स्किल्स आपको अमीर बनाते हैं, वही स्किल्स आपको अमीर बनाए नहीं रख सकती। सही पकड़ा। कई बिजनेसमैन जो बहुत तेजी से सफल होते हैं, वे ये मानने लगते हैं कि वो कभी गलत हो ही नहीं सकते। उनका आत्मविश्वास उनका अहंकार बन जाता है और इसी सोच के कारण वे बड़े बड़े बेहिसाब जोखिम लेते हैं और सब कुछ गंवा बैठते हैं। अमीर बनने के लाखों तरीके हो सकते हैं, लेकिन अमीर बने रहने का एक ही तरीका है, बचत और थोड़ी सी पैरानोया, मतलब ये डर कि चीजें कभी भी गलत हो सकती हैं। कमाना एक आक्रामक खेल है, बनाए रखना एक रक्षात्मक खेल है। ठीक है, तो हमें धैर्य रखना है, अहंकार को काबू में रखना है और कमाए हुए पैसे को बचाने पर ध्यान देना है। पर ये सब हम कर क्यों रहे हैं? सिर्फ बैंक में एक बड़ा सा नंबर देखने के लिए? इन सब का आखिरी मकसद क्या है? बेहतरीन सवाल। और यहां पर जानते हैं 90% लोग गलती करते हैं। चौथा नियम इसी मकसद को साफ करता है। पैसे की सबसे बड़ी ताकत आजादी है, अपने समय पर नियंत्रण। अपने समय पर नियंत्रण मतलब? असली दौलत ये नहीं है कि आप कितनी महंगी चीजें खरीद सकते हैं। असली दौलत ये है कि क्या आपके पास ये चुनने की आजादी है कि आप आज सुबह उठकर क्या करना चाहते हैं, किसके साथ करना चाहते हैं और कब तक करना चाहते हैं। अपने समय का मालिक होना ही सच्ची अमीरी है। तो क्या इसका मतलब ये है कि एक कॉर्पोरेट बैंकर जो बहुत कमाता है पर हफ्ते में 80 घंटे काम करता है और अपने परिवार के लिए समय नहीं निकाल पाता, वो असल में उस फ्रीलांसर से गरीब है जो कम कमाता है पर अपने समय का मालिक है? मनोविज्ञान की दृष्टि से हाँ, बिल्कुल। जिसके पास अपने समय पर ज्यादा नियंत्रण है, वो ज्यादा अमीर है। पैसे का असली मूल्य यही है। ये आपको विकल्प देता है, स्वायत्ता देता है। यह आपको उस नौकरी में बने रहने की मजबूरी से बचाता है जिससे आप नफरत करते हैं। यह आपको बीमार पड़ने पर बिना चिंता के आराम करने का मौका देता है। गरीब मानसिकता पैसे का उपयोग चीजें खरीदने के लिए करती है। अमीर मानसिकता पैसे का उपयोग अपना समय वापस खरीदने के लिए करती है। वो बचत को भविष्य में अपनी आजादी खरीदने की कीमत के तौर पर देखती है। ये बहुत गहरा विचार है। तो दौलत का लक्ष्य है आजादी, पर कितनी आजादी, कितनी दौलत काफी होती है? मैंने देखा है कि जैसे जैसे लोग ज्यादा कमाते हैं, उनकी जरूरतें भी बढ़ जाती हैं। जो लक्ष्य पहले बड़ा लगता था, वो पास आने पर छोटा लगने लगता है। इसका कोई अंत है? और यही सबसे बड़ा जाल है। ये हमें 5वें नियम की ओर ले जाता है। लक्ष्य बदलना बंद करें। काफी कितना है, ये जानना सबसे बड़ी दौलत है। लालच का कोई अंत नहीं है। सोशल मीडिया पर दूसरों से तुलना करने की वजह से ये और भी बदतर हो गया है। हमेशा कोई ना कोई आपसे ज्यादा अमीर होगा। इसका कोई व्यावहारिक उदाहरण है? रजत गुप्ता या बर्नी मैडॉफ जैसे लोगों को देखिए। उनके पास सब कुछ था, करोड़ों की दौलत, इज्जत, रुतबा, परिवार, आजादी। उन्हें जीवन में और किसी चीज की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने और ज्यादा पाने के लालच में अवैध काम किए और सब कुछ गंवा दिया, अपनी इज्जत, आजादी और परिवार।
उन्होंने वो दांव पर लगा दिया जो उनके पास था और जिसकी उन्हें जरूरत थी, उस चीज के लिए जो उनके पास नहीं थी और जिसकी उन्हें जरूरत भी नहीं थी। उन्होंने अपनी काफी की सीमा तय नहीं की। बिल्कुल। उनकी समस्या यही थी कि उन्होंने लक्ष्य को आगे बढ़ाना बंद नहीं किया। गरीब मानसिकता हमेशा दूसरों से तुलना करती है और थोड़ा और के चक्कर में फंसी रहती है। एक समझदार और अमीर मानसिकता अपने इनफ यानी काफी की सीमा तय करती है और उस पर संतोष करना जानती है। यह जानना कि कब रुकना है, कब और जोखिम नहीं लेना है, एक बहुत जरूरी स्किल है। ये संतुलन साधना बहुत मुश्किल लगता है। एक तरफ आप कहते हैं जोखिम लो, दूसरी तरफ कहते हैं रुको। एक तरफ आशावादी रहो, दूसरी तरफ थोड़ा डरो। ये विरोधाभासी नहीं लगता? जीवन ही विरोधाभासी है और यही हमें छठे नियम पर लाता है, जो इसी संतुलन के बारे में है। जब चीजें अच्छी हों तो विनम्र रहें और जब गलत हों तो खुद को माफ करना सीखें। हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि सफलता और असफलता कभी भी पूरी तरह से सिर्फ आपकी मेहनत या सिर्फ आपकी गलती का नतीजा नहीं होती। आप भाग्य और जोखिम की बात कर रहे हैं। हाँ, इसमें भाग्य और जोखिम की हमेशा एक बड़ी भूमिका होती है। चीजें कभी उतनी अच्छी नहीं होती जितनी लगती हैं और ना ही उतनी बुरी। बिल गेट्स का उदाहरण लीजिए। वे बहुत बुद्धिमान और मेहनती थे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो उस समय दुनिया के उन गिने चुने स्कूलों में से एक में पढ़ते थे जहां कंप्यूटर की सुविधा थी। ये उनका भाग्य था। वहीं उनके दोस्त केंट इवांस, जो उनके जितने ही होनहार थे, उनकी कॉलेज शुरू होने से पहले ही पहाड़ों पर चढ़ते हुए मृत्यु हो गई। ये उनका जोखिम था, उनका दुर्भाग्य। तो मतलब अपनी सफलता का सारा श्रेय खुद को नहीं लेना चाहिए और अपनी असफलता का सारा दोष भी खुद पर नहीं डालना चाहिए। एकदम सही। जब आप सफल हों तो याद रखें कि इसमें भाग्य का भी हाथ था। ये आपको विनम्र बनाएगा। और जब आप असफल हों तो याद रखें कि दुनिया में जोखिम और अनिश्चितता जैसी चीजें भी हैं। ये आपको खुद को माफ करने और दोबारा खड़े होने की हिम्मत देगा। गरीब मानसिकता सफलता पर घमंड करती है और असफलता पर टूट जाती है। अमीर मानसिकता दोनों में संतुलन बनाए रखती है, क्योंकि वो जानती है कि कुछ भी स्थायी नहीं है और बाहरी ताकतों का हमेशा प्रभाव रहता है। आपने अनिश्चितता की बात की और इसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है। हम बचत करते हैं घर खरीदने के लिए, गाड़ी के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए। ये सब निश्चित लक्ष्य हैं, पर जीवन तो अनिश्चितताओं से भरा है। और इसी एक सोच ने लोगों की जिंदगी बदली है। 7वां नियम कहता है, बचत का सबसे बड़ा कारण वो मुश्किलें हैं जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आमतौर पर लोग किसी खास लक्ष्य के लिए बचत करते हैं, लेकिन सबसे जरूरी बचत वो बिना किसी कारण के करनी चाहिए। यह बचत भविष्य की उन अनिश्चितताओं, उन संकटों और उन अवसरों के लिए होती हैं जिनके बारे में आज सोचा भी नहीं जा सकता। जैसे कोविड-19 महामारी। किसी ने इसकी कल्पना नहीं की थी। सबसे बड़ा और ताज़ा उदाहरण। जिन लोगों के पास बिना वजह की बचत थी, वे नौकरी जाने या बिजनेस बंद होने पर भी सर्वाइव कर गए। उन्होंने अपनी स्वतंत्रता नहीं खोई, उन्हें घबराहट में अपने निवेश बेचने नहीं पड़े। जब आप बिना किसी लक्ष्य के बचत करते हैं तो आप असल में भविष्य की अप्रत्याशित घटनाओं के खिलाफ एक सुरक्षा कवच बना रहे होते हैं। गरीब मानसिकता किसी खास लक्ष्य के लिए बचत करती है और लक्ष्य पूरा होते ही बचत बंद कर देती है। अमीर मानसिकता बचत को एक आदत बनाती है, भविष्य में आने वाली किसी भी अप्रत्याशित घटना के लिए तैयार रहने के लिए। मुझे एक बात हमेशा परेशान करती है। हम सब इतनी मेहनत से फाइनेंशियल प्लान बनाते हैं, पर जैसा आपने कहा, भविष्य तो कोई नहीं देख सकता। एक महामारी, एक युद्ध और सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है। ऐसे में कोई प्लान बनाने का फायदा ही क्या है? आप बहुत अहम मुद्दा उठा रही हैं और यही 8वें नियम की जड़ है। गलती की गुंजाइश मतलब रूम फॉर एरर हमेशा रखें। सबसे अच्छा प्लान वो नहीं जो भविष्य की सही भविष्यवाणी करे, क्योंकि ऐसा कोई प्लान हो ही नहीं सकता। सबसे अच्छा प्लान वो है जो भविष्यवाणी के गलत होने पर भी आपको बर्बाद न होने दे। मतलब हमें ये मानकर चलना चाहिए कि हमारी योजना गलत होगी। हाँ, थोड़ी बहुत गलत जरूर होगी, इसलिए अपने निवेश और फैसलों में सुरक्षा का एक मार्जिन रखना सबसे जरूरी है। जैसे अपना सारा पैसा एक ही स्टॉक या एक ही प्रॉपर्टी में लगा देना एक बहुत खतरनाक रणनीति है। अगर वो फैसला गलत हुआ तो आप बर्बाद हो सकते हैं। समझदारी इसी में है कि आप अपने पैसों को फैला कर रखें, यानी डाइवर्सिफाई करें, ताकि एक जगह नुकसान होने पर भी आप सुरक्षित रहें। गरीब मानसिकता ऑल इन जाती है, ये सोचकर कि एक मौका उनकी जिंदगी बदल देगा। अमीर मानसिकता हमेशा बुरे से बुरे हालात के लिए योजना बनाकर चलती है और जीवित रहने को प्राथमिकता देती है। ये बहुत तर्कसंगत बात है। एक और बात जो मैंने देखी है वो ये कि पैसे को लेकर हर किसी के विचार बहुत अलग होते हैं। जैसे मेरे पिता स्टॉक मार्केट से डरते हैं, उन्हें लगता है ये जुआ है, पर मुझे लगता है कि वेल्थ बनाने का यही एक तरीका है।
हम दोनों में से कौन सही है? ये सवाल ही हमें 9वें नियम तक ले जाता है, जो हमें दूसरों के प्रति अधिक सहानुभूतिपूर्ण बनाता है। पैसे को लेकर कोई पागल नहीं है, सबकी अपनी अपनी कहानी है। ये तो बहुत गहरी बात है। आपके और आपके पिता के पैसों को लेकर विचार आपके अपने अपने अनुभवों से बने हैं। कोई भी दो लोगों का अनुभव एक जैसा नहीं होता। जिसने 1930 की महामंदी देखी है, उसका पैसे को लेकर नजरिया उस व्यक्ति से बिल्कुल अलग होगा जिसने 2010 के बाद का बुल मार्केट देखा है। एक व्यक्ति जिसने गरीबी देखी है, वो शायद जोखिम लेने से हमेशा डरेगा। वहीं जिसने हमेशा अमीरी देखी है, वो शायद पैसे की उतनी कदर नहीं करेगा। तो कोई भी पागल या गलत नहीं है। कोई नहीं। दोनों अपने अनुभवों के आधार पर अपनी अपनी लगा सही हैं। उनके फैसले उनके लिए पूरी तरह से तार्किक हैं, भले ही हमें वो अतार्किक लगे। गरीब मानसिकता दूसरों के वित्तीय फैसलों को जज करती है, उन्हें गलत ठहराती है। अमीर मानसिकता ये समझती है कि हर किसी की पैसे की कहानी अलग होती है और कोई एक सही रास्ता नहीं होता। यह समझ हमें दूसरों के प्रति अधिक सहनशील बनाती है। तो अगर सबका रास्ता अलग है, सबकी कहानी अलग है, तो फिर सबसे अच्छी वित्तीय रणनीति कौन सी है? सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाली? यहीं पर हम आखिरी और 10वें नियम पर आते हैं, जो शायद इन सबको एक साथ बांधता है। अपनी वित्तीय योजना को ऐसी बनाएं जो आपको रात में चैन की नींद दे। मतलब गणित से ज्यादा मनोविज्ञान जरूरी है। बिल्कुल। अक्सर लोग सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाली रणनीति के पीछे भागते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि सबसे अच्छी रणनीति वो है जिस पर आप लंबे समय तक टिके रह सकें। अगर ज्यादा रिटर्न के चक्कर में आप इतना जोखिम ले रहे हैं कि आपको रात में नींद नहीं आती, आप हर पल बेचैन रहते हैं, तो वो रणनीति आपके लिए गलत है, चाहे वो गणितीय रूप से कितनी भी सही क्यों ना हो। जैसे किसी दोस्त को देखकर क्रिप्टो करेंसी में बहुत ज्यादा पैसा लगा देना, जबकि आपको उसकी समझ नहीं है और आप उसके उतार चढ़ाव से हर पल परेशान रहते हैं। एकदम सटीक उदाहरण। इससे बेहतर है कि आप किसी कम रिटर्न वाले लेकिन सुरक्षित विकल्प में निवेश करें, जो आपको मानसिक शांति दे। क्योंकि अगर आप अपनी रणनीति के साथ टिके नहीं रह सकते, तो आपको उसका फायदा कभी नहीं मिलेगा। आप डरकर गलत समय पर बाहर निकल जाएंगे। गरीब मानसिकता सबसे ज्यादा रिटर्न के पीछे भागती है। अमीर मानसिकता उस रणनीति को चुनती है जो व्यक्तिगत रूप से उनके लिए टिकाऊ हो, उनकी जोखिम सहनशीलता के अनुकूल हो और सबसे महत्वपूर्ण मानसिक शांति दे। तो आज हमने इन 10 नियमों पर जो बात की, अगर मैं उसे समेटने की कोशिश करूं, तो धैर्य, विनम्रता, स्वतंत्रता और संतोष, ये शब्द बार बार सामने आते हैं। ये किसी फाइनेंस की किताब के शब्द नहीं लगते, ये तो जीवन जीने के सिद्धांत लगते हैं। क्योंकि पैसा जीवन से अलग नहीं है। अमीर बनना एक घटना नहीं, एक यात्रा है जो आपकी सोच बदलने से शुरू होती है। ये समझने की यात्रा है कि पैसा एक साधन है, लक्ष्य नहीं। ये सोचने की जरूरत है कि हम पैसे को कैसे देखते हैं। क्या ये सिर्फ एक स्कोरबोर्ड है जिस पर हमें सबसे ज्यादा अंक लाने हैं, या ये एक औजार है जो हमें एक बेहतर, ज्यादा आजाद और संतोषजनक जीवन जीने में मदद करता है? और शायद यही सबसे बड़ा सवाल है। दौलत बनाने का मतलब सिर्फ आंकड़े जमा करना नहीं, बल्कि एक ऐसा जीवन बनाना है जिसे आप अपनी शर्तों पर जी सकें। हम सब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, पर शायद हमें रिटर्न ऑन लाइफ के बारे में सोचना चाहिए। हमारा पैसा हमें एक बेहतर जीवन जीने में कितना रिटर्न दे रहा है? आपने बिल्कुल सही कहा। अमीर बनना किसी एक दिन का काम नहीं, पर एक दिन जरूर आता है जब आपकी सोच आपके बैंक बैलेंस से आगे निकल जाती है। और जिस दिन ऐसा होता है, उस दिन आप सही मायनों में अमीर बन जाते हैं।